नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। आखिर कमलनाथ अपने पुराने सहयोगी और अब के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में पहुंच ही गए। मेगा रोड शो के जरिए ताकत भी दिखाई, लेकिन भाजयुमो और भाजपा के तगड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा। जगह जगह काले झंडे दिखाए, विरोध प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस के दूसरे कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के समर्थकों की इस मेगा रोड शो से दूरी ने कई सवाल भी खड़े किए। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गई हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहां अपना परचम फहराया था, लेकिन क्या इस बार भी कांग्रेस अपना परचम फहराने में कामयाब हो पाएगी? सत्ता के फाइनल में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शंखनाद शुक्रवार से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी का मेगा शो रहा ग्वालियर में, जो जनता सड़कों पे आके उनके स्वागत के लिए आतुर थी, कि जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश में माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, शुद्ध का युद्ध चलाया, गरीब की पेंशन बढ़ाई, जो लोग धन्यवाद दे रहे थे, आज उससे आगाज से समझ में आ गया कि अंजाम क्या होगा। 28 की 28 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की जनता कामों को देखती है। ये नहीं कि टिफिन उठा के शिवराज जी जैसे इधर उधर कहीं भी चले जाओ, जेब में नारियल रख के कहीं भी फोड़ दो, ना तो काम हो ना जनता का भला हो। जनता के भले के लिए जो काम कमलनाथ जी ने किया, उसके कारण जो उत्साह और जो ऊर्जा लोगों में है, यही मध्य प्रदेश का विश्वास और भरोसा के साथ इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को, लोकतंत्र के हत्यारों को सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी 28 की 28 सीटें हराएगी। कमलनाथ के स्वागत में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने स्वागत पोस्टर लगाए। उधर बीजेपी की युवा मोर्चा ने झूठ बोले कौआ काटे अभियान के तहत पोस्टर लगाकर सवाल किए। इन पोस्टर्स में युवा मोर्चा ने कांग्रेस से सवाल किया है कि बेरोजगारों को 4000 रुपए महीना क्यों नहीं दिया। ये पूछता है ग्वालियर। JAH में बाईपास सर्जरी के लिए बजट क्यों नहीं दिया। ये पूछता है कमलनाथ जी। 15 महीने में आपको ग्वालियर की याद क्यों नहीं आई, पूछता है ग्वालियर। इन पोस्टर्स के जरिए युवा मोर्चा झूठ बोले कौआ काटे अभियान चला रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का कहना है कि ग्वालियर आने से पहले कमलनाथ जनता के सवालों के जवाब दें। आखिर 15 महीने में जनता से किए वादे क्यों नहीं निभाए, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। ये सवाल VD शर्मा अकेले नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल तो बीजेपी के सभी नेता कमलनाथ से पूछ रहे हैं। ग्वालियर के अंदर जब मीडिया ने कहा उनसे कि ग्वालियर की जनता आपसे प्रश्न कर रही है कि आज आप 15 महीने बाद क्यों आए हैं, मुख्यमंत्री बनकर के, तो मुख्यमंत्री थे तब तो आए नहीं थे, आपकी जमीन खिसक गई, आप ग्वालियर के अंदर आ रहे हैं, चलो चलो हटो हटो। आज मीडिया से भी बोला चलो चलो हटो हटो, मीडिया से भी यही शब्द बोला है। आज आपने उन लोगों को, जनता ने जो समर्थन दिया था जनमत का, आज ये शब्द उपयोग करके आपने बड़ा अपमान किया है। ग्वालियर चंबल की जनता ये खुद्दारों को पसंद करती है, गद्दारों को नहीं। कमलनाथ जी, इसका हिसाब किताब ग्वालियर की जनता का जो अपमान किया है वो आपसे जवाब जरूर इस चुनाव के अंदर देगी। जिन लोगों ने, आपने जो वचन पत्र दिया था किसानों के बारे में, नौजवानों ने पूछा है ग्वालियर के अंदर, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, आपने 1 रुपया किसी को दिया? तो जब ये वचन पत्र आपने पूरे नहीं किए तो सिंधिया जी ने, उनके समर्थक लोग थे, उन्होंने कहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे। लोकतंत्र के अंदर क्या आप वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे, जनता को गुमराह कर रहे, जनता से झूठ बोल रहे और जनता के साथ छल हो रहा है, हमें स्वीकार नहीं कर सकते, सड़कों पर उतरेंगे। इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर के आपकी सरकार अस्थिर हुई और भारतीय जनता पार्टी ने
राजनीतिक दल की जिम्मेदारी निभाई और सरकार बनाई। अब नाथ बनाम महाराज की ये लड़ाई क्या रंग लाएगी, ये तो विधानसभा के उपचुनावों के परिणाम आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि लड़ाई रोचक होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। अब सवाल ग्वालियर भी पूछ रहा है और सवाल भाजपा भी पूछ रही है, तो मैं भी आप दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा। तो प्रभु जी, सबसे पहले आपसे कि सड़क पर उतरने के लिए कमलनाथ पहुंच गए ग्वालियर, उसी ग्वालियर में जहां सिंधिया सड़क पर उतरे और सरकार सड़क पर आ गई, और आज जो कुछ नज़ारा देखने को मिला, एक बड़ा लंबा मेगा शो, विरोध प्रदर्शन, तो आपको लग रहा है कि अब जो रणनीति थी कांग्रेस की, जो ग्वालियर चंबल में उनको जो दिखाना था दम, वो दिखा पाए हैं? या अगर इस भीड़ को जनमत मान लिया जाए तो क्या मान लिया जाए कि आगे की लड़ाई, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि 28 की 28 सीटें जीतेंगे, तो वो कहीं इस भीड़ के भरोसे हैं या वाकई संगठन के भरोसे कुछ दम दिख रहा है कांग्रेस का? देखिए मनोज जी, जो आपने कहा भीड़ जो थी वो दम दिखाने का एक जरिया थी, लेकिन इसको जनमत मान लें तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र में संभव नहीं है कि भीड़ को ही जनमत मान लिया जाए, क्योंकि जनता जो है अपना मत ईवीएम में देती है, वो बता के नहीं देती है। और जो लोग आए हैं, ये क्या वो पूरे के पूरे कांग्रेस के लोग हैं? क्या उनको भीड़ को जुटा कर नहीं लाया गया? या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा मेगा शो करती है तो जो लोग उस मंच पर दिखते हैं, आसपास भीड़ जो सुनने के लिए आती है, क्या उनकी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता हैं, उनको जुटा कर नहीं लाया गया? इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बिल्कुल, भीड़ केवल एक संदेश देने का खेल है कि आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, इतना कैडर हमारे साथ है, लेकिन वो कैडर होता नहीं है वास्तव में, क्योंकि उसके लाने के बहुत सारे तरीके पहले इतने सालों में हम लोग जान चुके हैं और जनता भी जान चुकी है। किसी को 2 टाइम का खाना, कुछ पैसा, आने जाने की सुविधा, फिल्म दिखाना, तरह तरह के शहर दिखाना गांव के आदमी को, ऐसे प्रलोभन देकर भी उनको लाया जाता है कि चलो एक दिन आपको सैर करा लाते हैं और कुछ आपकी इनकम भी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी भीड़ जुटाई जाती है। तो भीड़ को कोई पैमाना मान लें तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है कि इस भीड़ को जुटाने के लिए जो कमलनाथ का पहले 12 तारीख को दौरा होने वाला था वो कैंसिल किया गया था, उसको पोस्टपोन करके अब जब पूरी तैयारी हो गई कि एक ग्वालियर में जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है, उस ग्वालियर में जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 70,000 से ज़्यादा, करीब 76,000 को उन्होंने दावा किया था, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया था, तो वहां पर ये दिखाना कि हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, हमारी ताकत पहले जितनी है या पहले से ज़्यादा हो चुकी है, ये दिखाने की कोशिश जरूर रैली के जरिए कमलनाथ ने की है और कांग्रेस ने की है। आने वाले समय जब प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे मनोज जी, बिल्कुल, और जब वास्तव में चुनाव लड़ा जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में, तब समझ में आएगा कि ये वाकई में क्या जनता उस पार्टी के साथ है जिस तरीके से दिखावा उसका किया गया है। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जो दिखावे की बात हो रही है, तो बात हो रही है पहले बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह के 10 साल की बात करती थी मिस्टर बंटाढार के रूप में, 15 साल के कार्यकाल तक उस 10 साल को याद करती थी। अब उसी फार्मूले पे बीजेपी पूछ रही है 15 महीने का हिसाब दो कमलनाथ से। बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, कुछ ग्वालियर की चीज़ें भी हैं, जेएच से जुड़ा मामला हो, चंबल प्रोग्रेस वे हो, जिसका शिलान्यास पिछले दिनों हमने देखा है कि भूमि पूजन हो गया है और कहा जा रहा है कि ये विकास के नए रास्ते खोलेगा। इसके साथ ही कई सारे जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए थे, वो सारे सवाल अब बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है। तो जाहिर सी बात है, अब कल जब कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हो सकता है इन पे जवाब भी दें, ना भी दें, लेकिन ये जो तरीका बीजेपी ने अब अपनाया है, तो वो आपको लग रहा है वो कितना कारगर साबित होगा? और ख़ास तौर से कि पूछता है ग्वालियर, तो एक क्षेत्र विशेष की बात की गई है। हो सकता है कि जब वो मुरैना में जाए तो पूछता है मुरैना, भिंड में जाए तो पूछता है भिंड, या प्रदेश के बाकी हिस्सों में जहाँ जहाँ सवाल, जहाँ जहाँ चुनाव होना है वहाँ भी इस तरह का फार्मूला अपनाया जाए और रणनीति यही हो कि कांग्रेस लगातार वो जवाब देती रहे। मनोज जी, भाजपा की रणनीति शायद यही है कि कांग्रेस उसमें बचाव की उसमें आ जाए। अभी हमलावर होगी तो 15 साल जो उन्होंने राज किया उसका उनके पास कुछ है नहीं, जबकि कांग्रेस हमलावर हो सकती थी, लेकिन भाजपा हमलावर हो गई है 15 माह में। तो जब हमलावर एक पक्ष हो जाता है तो दूसरा पक्ष बचाव में ही आता है। तो जब सवाल पूछेंगे तो इनको जवाब देना ही पड़ेंगे, और जवाब अभी आपके पास देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। 15 माह में आप बहुत कुछ कर नहीं पाए, सरकारी खजाना खाली था आपका, जो आपके मेन वादे थे, मुख्य वादे थे, वो पूरे नहीं हो पाए। तो यदि ये सवाल पूछेंगे और इसको मुद्दा बनाएंगे कि मुरैना पूछता है, ग्वालियर पूछता है, सुर्खी पूछता है, तो जाहिर है कि कांग्रेस को दिक्कत आएगी। इसमें सवाल पूछने पर उसे जवाब देना पड़ता है।
बिल्कुल हो सकता है कि जवाब देने के चक्कर में ही ये जैसे रोड शो किया गया, रोड शो की जगह एक सभा भी हो सकती थी। सभा तो कांग्रेस को हो सकता है लगा हो कि ऐसे कोई मुद्दे नहीं है या ऐसे कोई पॉइंट नहीं है उनके पास के जिनसे वो एक बात रख सके जनता के सामने कि हमने 15 माह में क्या किया। तो रोड शो एक ताकत दिखाने का एक जरिया होता है। पहले भी रोड शो हुए हैं, उसी ग्वालियर में राहुल गांधी का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो हुआ था, कमलनाथ भी थे उसमें मौजूद, कमलनाथ भी थे। रोड शो हमेशा एक ताकत दिखाने का जरिया होता है, माध्यम होता है मनोज जी। और इसमें क्या है कि आपको भीड़ एक जुटाई जाती है, उसके अलावा भीड़ आपस में जुड़ भी जाती है। यदि किसी रोड पे आप निकलोगे तो काफिला आपका बढ़ता ही चला जाएगा, ट्रैफिक ऐसा रहता है और लोग देखने के लिए आ जाते हैं। जबकि सभा में आपको भीड़ जुटाने के लिए पूरी मेहनत करना पड़ती है। जैसे पटेरिया जी का भीड़ लाई जाती है, यहाँ तो 10 गाड़ियां ले आओगे तो काफिला लंबा दिखने लगेगा। बिल्कुल। तो ये भीड़ ज़्यादा दिखाने की, और पहले भाजपा वहाँ कार्यक्रम कर चुकी है, शिवराज जी के आयोजन हो चुके हैं, 75,000 वो कार्यकर्ता लाने का दावा कर चुके हैं कांग्रेस से भाजपा में। तो उससे बड़ा मेगा शो तो इनको दिखाने की जरूरत थी ताकि एक माहौल बन सके, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आ सके। तो हो सकता है ये रोड शो उसी उद्देश्य के लिए किया गया हो। हालांकि रोड शो कभी भी, जैसे यूपी में भी किए हैं, राहुल गांधी ने किए, प्रियंका गांधी ने किए, लेकिन परिणाम आपने देखे हैं। रोड शो के और भीड़ से आप परिणाम वैसे नहीं लगा सकते हो। जैसे पिछली भाजपा सरकार में, पिछली सरकार में भी आपने देखा चुनाव में शिवराज जी की बहुत सारी भीड़ रहती थी शिवराज जी की सभाओं में, लेकिन कई जगह आपने देखा वहाँ भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन मतदान के बाद वहाँ पे सीटें हार गए हैं। तो ये भीड़ का कोई मापदंड नहीं है कि जो आई है यहाँ पे ये वोटर में या मतदाता में आपको कन्वर्ट हो ही जाएगी। बड़ी बात है कि कन्वर्ट होगी ही नहीं। लेकिन प्रभु जी एक चीज़ है कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो छिंदवाड़ा की जो पहली सभा थी जिसमें उन्होंने मोदी का नाम 4 बार लिया था प्रधानमंत्री का, और 2 या 3 बार के मुश्किल से जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय जब थे उनका जिक्र किया था। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना होगी कि वो सिंधिया पर कितना हमला बोलते हैं। लेकिन आपको लग रहा है क्या कि जो लड़ाई होती दिख रही है वो सिंधिया बनाम कमलनाथ की होगी या भाजपा बनाम कमलनाथ की? देखिए मनोज जी, भाजपा बनाम कमलनाथ है, क्योंकि कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है, टारगेट कर रही है कि वो कांग्रेस को छोड़कर वो कमलनाथ पर फोकस करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि 15 महीने उनने राज किया है और 15 महीने के जो वचन हैं कांग्रेस के, उन वचन के लिए जवाब वो कमलनाथ से मांग रही है। क्योंकि वो पीसीसी चीफ है, वो मुख्यमंत्री भी रहे उस दौरान, तो उनसे वो जवाब चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी रणनीति पे चल रही है कि वो उस व्यक्ति पर टारगेट करिए, किसी प्रतिमा को खंडित कर दो आप तो मंदिर में कोई नहीं जाएगा। तो कांग्रेस जो मंदिर है उसकी जो प्रतिमा है कमलनाथ, उसको खंडित करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन कमलनाथ या कांग्रेस के सामने यहाँ पे दिक्कत यह है कि वो सिंधिया की प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश करेंगे तो शिवराज की प्रतिमा भी है, शिवराज की प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश करेंगे तो सिंधिया की प्रतिमा भी सामने आती है। इन दोनों प्रतिमाओं को यदि वो खंडित कर लेते हैं, वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जैसे नेता भी हैं ग्वालियर चंबल में, वहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता भी हैं, वहाँ पर फिर आपकी पार्टी छोड़कर जो गए मंत्री बन गए हैं उस सरकार में, जो अब चुनाव लड़ रहे हैं वो हैं, उन प्रतिमाओं को आपको खंडित करना पड़ेगा। तो कांग्रेस की ऊर्जा बहुत जगह खर्च हो सकती है यदि वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस जो टारगेट करेगी वो मिला जुला टारगेट करेगी। वो सिंधिया पर भी जो उनका जो नारे हैं अभी तक जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया है, गद्दार जयचंद से लेकर ये तमाम जो, तो वो कांग्रेस अपने उसी ट्रेंड पर जाएगी। वो उसी मंच पर, चूंकि कमलनाथ वहाँ जा रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की उस पर समाधि पर भी गए हैं, तो इसका मतलब ये है तो सिंधिया परिवार को गद्दार साबित करने की कोशिश करते हुए गए। क्योंकि आप याद कीजिए जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता वहां नहीं जाते थे, वहां जाते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी जो वो नेता जो सिंधिया घराने के खिलाफ हों जी। तो मनोज जी वो आइकॉन सेट करने की कोशिश कमलनाथ कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं सिंधिया को गद्दार, तो वो वाकई में गद्दार आज से नहीं है, वो महारानी लक्ष्मीबाई के ज़माने से गद्दार हैं कि उनके पूर्वजों ने गद्दारी की थी, फिर वो उनके वैसा वो पूरी हायरार्की लेके आएंगे उनके पूरे परिवार की। जो एक मोदी जी ने जो शब्द दिया आजकल राजनीति में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्रोनोलॉजी, तो पूरी क्रोनोलॉजी को वहाँ पर वो व्याख्या करने वाले हैं कमलनाथ इसके जरिए वहाँ पर जाकर। तो संभवतः कल वो इसी पर फोकस करेंगे क्योंकि उस अंचल में सिंधिया का ज़्यादा प्रभाव है, तो सिंधिया पर टारगेट करेंगे। वो सरकार में शिवराज सिंह चौहान है और जो कमलनाथ की नीतियां हैं, या कमलनाथ ने जो, जैसे आज भी कांग्रेस दावा कर रही है कि जो प्रीमियम बांट रही है भारतीय जनता पार्टी की जो बीमा का लाभ दिला रही है, तो उसका प्रीमियम तो हमने जमा किया था। तो प्रीमियम तो वो सरकार देती है जो सरकार में होती है, कोई सरकार अपनी जेब से देती नहीं है। वो तय प्रक्रिया है कि जो भी सरकार रहेगी वो प्रीमियम जमा करवाएगी उस दौर में, उसका श्रेय लेने की कोशिश जो है, और शिवराज सिंह सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि हम फसल बीमा के लाभ दिला रहे हैं। तो ये एक लड़ाई ऐसी चलती रहेगी। चलिए इस लड़ाई पे और चर्चा करेंगे। हमारे
पॉलिटिकल एडिटर, सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, वो भी आपको सुनवा देते हैं पहले। देखिए, चुनावी रैलियां, चुनावी रोड शो, ये तात्कालिक उत्साह की परिणति होते हैं। इनके डंडे झंडे गिन के अगर हम ये तय कर दें कि यहाँ बहुत उत्साह है या विरोधी दल का बहुत विरोध है, तो मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कालांतर में हमने ऐसी बहुत सारी रैलियाँ देखी जहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बाद में जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो कहानी कुछ और होती है। और फिर कांग्रेस के पास ऐसा संगठन भी नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद और उनकी पूरी टीम के सारे कद्दावर नेताओं के बीजेपी में जाने के बाद, जो इस उत्साह को वोटों में तब्दील कर दीजिए। उत्साह कांग्रेस का था, ये उत्साह जनता का नहीं था। तो जब तक आप किसी रैली के उत्साह को वोटों में तब्दील नहीं कर सकते, तब तक आप लाख रोड शो निकालिए या कि रैलियां कीजिए, उसके बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम आते नहीं हैं। फिर बीजेपी ने बहुत सलीके से, बहुत तरीके से इस पूरे मामले को ग्वालियर बनाम कमलनाथ शिफ्ट कर दिया है। ये शायद कांग्रेस इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। उन्होंने ग्वालियर से जुड़े हुए 8-10 इशू जिन पे कमलनाथ ने या तो रोक लगाई है, चाहे वो हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे वो दूसरे मामले हो, तो उसको उन्होंने ग्वालियर बनाम कमलनाथ कर दिया है कि अब तक आपको ग्वालियर की याद क्यों नहीं आई। तो इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। एक मुद्दा खुद कांग्रेस अपने हाथों से खो चुकी है, टिकाऊ बिकाऊ वाला, क्योंकि वो खुद ही सारी चीज़ें, सारे उम्मीदवार उनके आयातित हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुझे गड्ढा दिख रहा है वो ये है कि दिग्विजय सिंह इस कमलनाथ के पूरे मिशन से दूर हैं। उसकी वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कमलनाथ ने सारी कमान अपने हाथ में ले ली है, चाहे किसी को बीजेपी से कांग्रेस में शामिल करवाना हो, चाहे किसी का टिकट तय करना हो। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह से मशवरा करना तो दूर, शायद उन्हें सूचित भी नहीं किया जा रहा है। और ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार के बाद अगर थोड़ी बहुत जड़ें, थोड़े बहुत समर्थक, थोड़ी बहुत पेठ अगर किसी की है तो वो दिग्विजय सिंह की है। और उनको पीछे करके अगर कमलनाथ ये सोच रहे हैं कि वो कोई बहुत अच्छे परिणाम इन 16 सीटों पे ले आएंगे ग्वालियर चंबल संभाग की, तो मुझे उस पर थोड़ा शक है, क्योंकि कमलनाथ चमत्कारिक नेता नहीं है ना, वो पब्लिक के नेता हैं। ठीक है, आज वो गए ग्वालियर चंबल संभाग में, रैली निकली, तात्कालिक उत्साह में तमाम सारे झंडे ले रहा है, लेकिन ये वोटों की गारंटी कतई नहीं है। तो निश्चित तौर पर वोटों की गारंटी नहीं है, लेकिन विजय जी जो कुछ कह रहे थे कि चमत्कारिक नेता नहीं है कमलनाथ, लेकिन फिर भी वो चमत्कार को उम्मीद क्यों कर रहे हैं उनके समर्थक, वो कि हम 28 सीटें जीत लेंगे। और अभी हमने कुणाल चौधरी को सुना था तो वो कह रहे थे कि जनता काम देखकर मोहर लगाती है, लेकिन वो अपने काम नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने ये नहीं किया, फसल बीमा की बात की, उन्होंने तमाम सारी बातें की, लेकिन उनके जो अपने मुद्दे कांग्रेस के, उसको कांग्रेस के नेता उतने ज़ोर से नहीं उठा रहे जितना बीजेपी के नेता कांग्रेस की खामियों को गिना रहे हैं। मनोज जी, कमलनाथ जी कभी भी चमत्कारिक नेता नहीं रहे। छिंदवाड़ा से बाहर उनको आप देखोगे तो उनका कोई वो नहीं है, ज़मीनी नेता नहीं है, वो एक छिंदवाड़ा तक सीमित हैं। तो छिंदवाड़ा में उनके विकास को लोगों ने देखा, और जब कांग्रेस की सरकार बनी थी या उससे पहले जो वादा किए थे उन्होंने कि हम छिंदवाड़ा मॉडल लाएंगे पूरे प्रदेश में, तो वो मॉडल आपको छिंदवाड़ा मॉडल कहीं देखने को नहीं मिला, जिसकी बड़ी ज़ोर शोर से बात की गई थी कि छिंदवाड़ा मॉडल लाएंगे। तो अभी यहाँ अपन कहें कि कमलनाथ जी चमत्कारिक नेता हैं और वो उनके चमत्कार के दम पे वहाँ पे पूरी 16 सीटें ले आएंगे ग्वालियर चंबल संभाग की, तो ये अतिशयोक्ति होगी। आज आपने देखा आज के पूरे उसमें रोड शो में दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, ये बड़े नेता जो क्षेत्रीय नेता वहाँ के, गोविंद सिंह क्षेत्रीय नेता है वहाँ के जो गायब हैं। दिग्विजय सिंह का एक अपना वो है दायरा, दिग्विजय सिंह के पूरे प्रदेश में समर्थक हैं। और वहाँ पे जब सिंधिया के जाने के बाद जो एक खाली स्थान हुआ है जिसको भरने की कोशिश दिग्विजय सिंह समर्थक कर रहे हैं या दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश में अपना एक सर्कल है उनका, जो 10 साल वो सरकार में रहे हैं, तो उनका एक नेटवर्क है, वो ज़मीनी नेता कहे जाते हैं। कमलनाथ की तुलना में वो यदि इस रोड शो में होते तो ज़्यादा कारगर होता है और एक मैसेज जाता कि एकजुटता का। कांग्रेस में जो पिछले दिनों में भी चल रहा था कि नदी की जो यात्रा निकाली है गोविंद सिंह जी ने, उसको लेकर, और कमलनाथ जी के जो दौरे निरस्त हुए हैं, जो गुटबाजी का जो एक पहले संदेश गया था, वो इस यदि रोड शो में दिग्विजय सिंह होते, गोविंद सिंह होते, तो शायद वो एक नया मैसेज जाता कि हाँ कांग्रेस पूरी एक है, फिर एकजुटता से लड़ेगी सिंधिया खेमे के खिलाफ। या जो सिंधिया जी के चले गए हैं पूरे भाजपा में, उनके खिलाफ हम एकजुट हैं और हम लड़ेंगे, यहाँ से कांग्रेस का वजूद स्थापित करेंगे। प्रभु जी, एक और संकट, जो एक संभावना भी कह सकते हैं, एक आशंका भी, क्योंकि जो यूथ को जोड़ने वाला लीडर था कांग्रेस का ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भाजपा के साथ चला गया है। शिवराज सिंह चौहान की अपनी एक अपील है युवाओं में, और कोरोना के इस काल में जो बुजुर्ग लीडर हैं उनके साथ तो दिक्कत है, और जो बुजुर्ग वोटर हैं खास तौर पर,
जिनके बारे में केंद्र सरकार की भी एडवाइजरी है कि 60 साल के ज़्यादा उम्र के लोग थोड़ा सा बच कर रहे हैं। तो जब कोरोना के इस संकट काल में जब मतदान होगा तो हो सकता है कोरोना की गति जिस प्रकार से बढ़ रही है बढ़ती जाए, तब जो वोटिंग परसेंटेज है वो जो युवाओं का है हो सकता है कि वो भी कम हो, और बुजुर्गों का तो और ही ज़्यादा कम हो सकता है। और बुजुर्गों में एक बड़ा वोटर कांग्रेस का अभी भी माना जाता है, क्योंकि जो वर्षों से कांग्रेसी हैं। तो इस भरपाई को कांग्रेस कैसे करेगी? देखिए मनोज जी, चुनाव में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि कितने परसेंट पोलिंग होना ही चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि कोरोना के इस दौर को देखते हुए जब सरकार की एक गाइडलाइन है कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग बाहर ना निकलें, भीड़ ना लगाएं, सार्वजनिक स्थानों पे ना जाएं, तो उसको देखते हुए उनकी वोटिंग परसेंटेज तो काफ़ी मात्रा में गिरने की संभावना है। चेंजिंग वोट फैक्टर जो होता है युवाओं का, वो जरूर निकल सकता है, लेकिन ये है कि उनकी रुचि कितनी है लोगों की, और तब तक जब इलेक्शन होंगी तब तक कोरोना की रूप क्या होगा मध्य प्रदेश में, या देश में कोरोना किस विकरालता के साथ मौजूद होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है प्रकोप, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कोरोना का प्रकोप मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो उस स्थिति में दिक्कत तो स्वाभाविक तौर पर पोलिंग परसेंटेज पे होगी, और कम वोटिंग होगी तो नुकसान किसी एक दल को होना ही है और दूसरे को फायदा, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर सके। और यदि हम कहीं इस मैनेजमेंट में वोटर को निकालने के, बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपना कुछ नपातुला एक नुस्खा है जिसको कई बार वो आजमा चुके हैं, कि वो आधे पन्ने के भी प्रभारी बना देते हैं, घर घर तक लोगों को भेजते हैं, आरएसएस के लोग जाते हैं घर तक, लोगों को घरों तक कन्विंस करने के लिए कि आप वोट देने जाइए और इन मुद्दों पर वोट कीजिए। तो ये भाजपा शायद वोट निकालने में ज़्यादा कांग्रेस की तुलना में कारगर हो सकती है। तो कांग्रेस को भी इस हथकंडे को या इस तरकीब को अपनाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालें। रही बात जो युवाओं की आपने कही, तो युवा नेतृत्व की जो बात है, तो मनोज जी गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को ग्वालियर से एक नया युवा नेतृत्व मिलने वाला है। कमलनाथ जी के जो चिरंजीव हैं, जो खुद दावा कर चुके हैं कि वो उनके नेतृत्व में उपचुनाव लड़े जाएंगे मध्य प्रदेश के, तो अपने पिताजी के साथ वो ग्वालियर गए हैं। दूसरा जो युवा नेतृत्व कांग्रेस का जो दमदार नेता था, जो अशोकनगर में 200-250 गाड़ियों की एक रैली निकाल कर अपना प्रदर्शन कर चुका, अपनी ताकत दिखा चुका, जयवर्धन सिंह, उसको घर बैठा दिया गया है, जो कि उसी अंचल में खासे प्रभावशाली हो सकते हैं, क्योंकि गुना जिला उनका आता है। उनके पिताजी दिग्विजय सिंह, जैसा अभी ब्रजेश जी ने कहा, वो भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, उनका उस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। युवा नेता उमंग सिंघार गायब हैं, युवा नेता जीतू पटवारी गायब हैं। यदि कोई युवा नेतृत्व के तौर पर वहाँ पर दिखाई देगा मंच पर कल कमलनाथ के साथ, तो वो है, या आज भी जो रैली में है, तो वो है नकुल नाथ। तो एक तरीके से सिंधिया के घर से कमलनाथ अपने पुत्र की मध्य प्रदेश में नए सिरे से राजनीतिक लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। अब इस लॉन्चिंग के लिए वो चुनाव मैदान में है, ये इतनी बड़ा रोड शो किया है उनने, या उपचुनाव जीतने के लिए किया, ये तो समय बताएगा। लेकिन यदि ये उनका जो मंतव्य है कि अपने बेटे को आगे ला रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ये पार्टी के लिए आत्मघाती कदम उनका साबित होगा। बिल्कुल आत्मघाती कदम होगा। और इसलिए मैं एक जिक्र करूंगा ब्रजेश जी, क्योंकि जो प्रभु जी ने कहा नकुलनाथ का, तो एक फोटो हमको वो भी याद है विधानसभा चुनाव के पहले, जब सिंधिया राघवगढ़ के किले में गए थे, जयवर्धन सिंह के साथ खाना खाने के बाद एक तस्वीर दोनों की आई थी और कहा गया था ये 2 नए युवा नेतृत्व है। इसके बाद ये हुआ कि युवा नेता को बुजुर्ग पिता के कारण सिंधिया को जाना पड़ा। अब इस तस्वीर को जो प्रभु जी ने बताया है, ये जो आत्मघाती कदम होगा, तो ये कितना आत्मघाती होगा, और ये जो बाकी युवा नेता हैं कांग्रेस के, उनका भविष्य क्या है पार्टी में? देखिए मनोज जी, हम लोकसभा चुनाव में भी ले जाएं और अभी भी बात करें, तो लोकसभा चुनाव में भी कमलनाथ जी ने अपने बेटे की लॉन्चिंग की थी। लॉन्चिंग का परिणाम क्या हुआ कि वो एक क्षेत्र तक ज़्यादा सीमित रह गए, और परिणाम यह आया कि सिर्फ एक ही लोकसभा सीट मिल पाई कांग्रेस को। बिल्कुल, राहुल गांधी को नाराजगी भी जतानी पड़ी। हाँ, राहुल गांधी ने नाराजगी भी जतानी पड़ी थी। राहुल गांधी को जैसा कि पटेल छोड़ना पड़ा, ऐसा कहते हैं, इसी कारण। बिल्कुल, नाम लिया उन्होंने अशोक गहलोत का, कमलनाथ का। उन्होंने ये राहुल गांधी ने नाराजगी भी व्यक्त की थी, और आज फिर वही परिस्थिति है। देखो, जो कांग्रेस में अब 2 छत्रप बचे हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। बाकी तीसरे जो छत्रप थे सिंधिया जी, वो भाजपा में जा चुके हैं। सुरेश पचौरी जी एक तरह से शांति घर ही बैठ गए हैं, समझ लो आप, राजनीतिक वनवास चले गए। राजनीतिक वनवास समझ लो उनका है, या वो कमलनाथ के साथ में है। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी 2 खेमे बचे हैं कांग्रेस में। उन दोनों खेमों में अपने अपने बेटे को ऐसा लगता है कि लॉन्चिंग करने की वो प्रतिस्पर्धा चल रही हो। तो इस कारण, जैसे कि अशोकनगर में अभी रैली निकाली थी, अशोकनगर गुना में भी चुनाव हैं, अब तो राजगढ़ में भी चुनाव होगा एक सीट पर, तो वहाँ पे दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक तरह से कमलनाथ जी ने शक्ति प्रदर्शन किया, और उनके फ्रंट में, उनके साथ में नकुल नाथ भी थे।
तो ये जो पद्धति कांग्रेस में चल रही है, इससे जीतू पटवारी हुए, कुणाल चौधरी हुए, जो यूथ लीडर हैं, जो युवा कांग्रेस से आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें नाराजगी और वो असंतोष तो पनपना ही है और इसके दुष्परिणाम तो कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेंगे। जैसे कि उस पर आरोप लगते रहे हैं परिवारवाद का, तो यहाँ भी चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस से देख लो, चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस में देख लो, तो ये एक तरह से परिवारवाद की तरफ जो जा रही है कांग्रेस, उससे विपक्ष को भी उन पर हमला करने का एक और नया मौका मिल जाएगा कि बस कांग्रेस बस परिवारवाद की पार्टी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप दोनों का लेकिन बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा है आप। तो ये देखने वाली बात होगी कि महाराजा राजाओं की इस लड़ाई में जो युवराजों की लॉन्चिंग हो रही है, ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं, वो किसको कितना फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि अभी जो सीन दिख रहा है ग्वालियर चंबल का, 16 सीटें महत्वपूर्ण है, वहाँ पर दोनों दलों का पूरा फोकस है। ऐसे में उस क्षेत्र से जुड़े नेताओं की जगह अपने बेटे को लेकर जब पहुँचे हैं कमलनाथ, तो वो एक संदेश देने की कोशिश है और एक संदेश नकुल नाथ पहले ही दे चुके थे कि अगला चुनाव जब युवाओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उन युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। तो नेतृत्व की ये लड़ाई कांग्रेस को किस चौराहे पर ले जाकर खड़ा करेगी, ये उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन अभी जो अंदेशा है वो तो यही है कि इससे कांग्रेस को ज़रूर नुकसान पहुंचने वाला है। अब इस नुकसान की भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी, इस पर सबकी नज़र होगी, हमारी नज़र होगी। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।